Dear student, in biopharmaceutics absorption, today we will discuss about the what is the factors influencing the absorption. So आज हम देखेंगे what is the various factor which influence the absorption of the drug across the plasma membrane. Okay. तो अगर देखें फैक्टर्स क्या हैं तो यहाँ पे लिखा गया वेरियस फिजिको केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। तो ये तीन आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजियोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये तीन आपके मेजर फैक्टर्स हैं जो आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। जिसमें फिजिको केमिकल में देखा जाए पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया, तो आज हम लोग पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया की बात करेंगे। सेकेंड, ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन। थर्ड है आपका पॉलीमॉर्फिज्म एंड एमॉर्फिज्म। थर्ड है स्यूडोमॉर्फिज्म एंड फिफ्थ है आपका साल्ट फॉर्म ऑफ द ड्रग। सिक्स, लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग। सेवेंथ है पीके ऑफ द ड्रग, और इन दोनों को कहा जाता है पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द एट्थ जो लास्ट है ड्रग स्टेबिलिटी। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया के बारे में, एंड दूसरा हम लोग बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म एंड एमॉर्फिज्म के बारे में। फिर नेक्स्ट स्लाइड में रिमेनिंग फैक्टर्स की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। दीज आर इंक्लूडिंग द फैक्टर रिलेटेड द एनाटॉमिक फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेशेंट की बात करेंगे। तो हम पेशेंट की एज की बात करेंगे, गैस्ट्रिक इम्पेटाइन की बात करेंगे, इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम की बात करेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पीएच की बात की जाएगी, डिजीज स्टेट है उसकी बात करेंगे, ब्लड फ्लो जीआईटी के थ्रू क्या है वो क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के कंटेंट्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, फूड है, फ्लूइड्स है, अदर नॉर्मल जीआई कंटेंट्स की बात करेंगे, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, जिसमें ल्यूमिनल, गट वॉल एंजाइम, बैक्टीरियल एंजाइम और हेपेटिक एंजाइम्स की बात करेंगे। तो इन सबों की बात करेंगे हम लोग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में। लास्ट है आपका फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स में अगर आप देखें तो डिसइंटीग्रेशन टाइम, टैबलेट एंड कैप्सूल, ये आप लोग। दूसरा डिसोल्यूशन टाइम की बात करेंगे हम लोग, एंड मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स की बात करेंगे, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डोजेस फॉर्म की बात करेंगे, एंड प्रोडक्ट एज एंड स्टोरेज कंडीशन की बात करेंगे। पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग पार्टिकल्स की बात करें तो यहाँ पे देखें पार्टिकल साइज एंड एरिया में बी इफेक्ट। तो पार्टिकल साइज और एरिया का रिलेशन होता है, और ये आप लोगों ने यूनिट ऑपरेशन में, साइज रिडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोई भी पार्टिकल अगर आपके पास है तो हम लोग इसका साइज जब रिड्यूस करते हैं, साइज रिडक्शन करते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स में इस तरह से तोड़ते हैं। तो जब स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ते हैं तो इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया वो इंक्रीज करता है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ पे दो न्यू सरफेस बने हैं, और इसको हम लोग इसलिए कहे दो, जब नए सरफेस बने तो सरफेस एरिया इंक्रीज किया। तो यहाँ कहा गया कि पार्टिकल साइज एंड एरिया सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन को अफेक्ट करेंगे एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग को। इन जनरल कहा जाए तो सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन को अगर आप पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं तो ये इंक्रीज होगा, और एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉइज विटनी इक्वेशन यहाँ पे लिखा गया मोर द सरफेस एरिया एंड फास्टर द डिसोल्यूशन रेट। मोर द सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डिसोल्यूशन रेट भी ज्यादा होगा। तो वही मैंने बताया पार्टिकल्स है, इसको आपने छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया इस तरह से, तो दो नए सरफेस बने इस तरह से, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो आपने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो मोर सरफेस एरिया बढ़ गया, तो आपने कहा जो डिसोल्यूशन रेट है आपका वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब जब डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज करेगा, इससे रिलेटेड आपका एबीएस है, मींस एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज। मैं अभी आपको यहाँ पे बताया कि किसी भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस करते हैं हम लोग तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। तो देखा जाए टू टाइप्स ऑफ सरफेस एरिया कैन बी डिफाइंड, दो तरह के सरफेस एरिया को डिफाइन किया गया है। एब्सोल्यूट सरफेस एरिया which is total area of solid surface of any particle, which is total area of the solid surface of any particles. Effective surface area क्या गया, which is the area of solid surface exposed to the dissolution media। अब इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये कोई पार्टिकल है, अगर ये
तो इसका एक एरिया, जिसका जो टोटल एरिया आप जब निकालेंगे तो वो उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट सरफेस एरिया। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से डिप कर दें पानी में, और पानी में डिप करने के बाद इस तरह से आपने डिप किया और इसका हाफ पोर्शन डिप हुआ पानी में और हाफ पोर्शन पानी में डिप नहीं हुआ, तो जो एक्सपोज्ड है डिसोल्यूशन मीडिया में वो कितना है, हाफ। तो ये इफेक्टिव सरफेस एरिया, यानी इफेक्टिव सरफेस एरिया क्या हो गया, हाफ एब्सोल्यूट एरिया का। आ रहा समझ में कि अगर आपके पास इस तरह से कोई पार्टिकल है, ये आपने पार्टिकल लिया और वाटर जो है आपका डिसोल्यूशन मीडिया सिर्फ हाफ पोर्शन को कवर किया है, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया तो ज्यादा है, लेकिन इफेक्टिव सरफेस एरिया कितना डिसॉल्व हुआ है, तो वो डिसॉल्व हुआ इसका हाफ पोर्शन, तो इसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव सरफेस एरिया। क्लियर है? तो एब्सोल्यूट सरफेस एरिया हम टोटल एरिया की बात करेंगे, इफेक्टिव सरफेस एरिया में हम बात करेंगे विच इज एरिया सॉलिड सरफेस एक्सपोज टू द डिसोल्यूशन मीडिया, यानी जो डिसोल्यूशन मीडिया में एक्सपोज्ड होगा। More effective surface area cause greater contact between the solvent and solid surface. सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ग्रेटर कांटेक्ट होगा सॉल्वेंट एंड सॉलिड का। ठीक है, तो अगर आपके पास ये पार्टिकल्स है, इसको आपने इस तरह से ब्रेक कर दिया, 4 पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक किया आपने। अब इसको अगर आप किसी डिसोल्यूशन मीडिया में डिसॉल्व करें और इसको भी डिसोल्यूशन मीडिया में डिसॉल्व करें, ठीक है, तो इसको वाटर अटैक करेगा इधर से, यहाँ, इधर, इधर और पीछे से, यानी 6 साइड से वाटर अटैक करेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको डिसोल्यूशन मीडिया डिसॉल्व करेंगे तो आप देखिए आपके नए सरफेस ये बना, ये नया सरफेस बना, ये नया सरफेस बना, तो जितने नए सरफेस बनेंगे वाटर अटैक उतने टाइप से उतने साइड से करेगा, तो इसका डिसोल्यूशन फास्ट होगा। इसीलिए कहा गया मोर इफेक्टिव सरफेस एरिया कॉज ग्रेटर कांटेक्ट। तो ये कांटेक्ट बढ़ रहा है सॉल्वेंट एंड सॉलिड सरफेस का, तो यहाँ पे आपका डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल देखें तो साई रिडक्शन को माइक्रोनाइजेशन कहा गया, यानी हम अपने पार्टिकल्स को माइक्रोन लेवल तक रिड्यूस कर रहे हैं, यानी साई रिडक्शन कर रहे हैं, तो माइक्रोनाइजेशन। तो कहा गया माइक्रोनाइजेशन ऑफ पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग। अगर पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग है, यानी जैसे लाइक ग्लिसोफल्विन, क्लोरामफेनिकॉल, सेवरल सॉल्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रिजल्ट इन सुपीरियर डिसोल्यूशन। तो इसका डिसोल्यूशन इंक्रीज कर गया अगर पुअरली वाटर सॉल्युबल ड्रग है अगर आपका, तो उस कंडीशन में अगर आप उसका माइक्रोनाइजेशन कर देते हैं, यानी साई रिडक्शन कर देते हैं, इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे, तो इसका डिसोल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, माइक्रोनाइजेशन अगर करें क्या करता है, माइक्रोनाइजेशन रिड्यूसेस द डोज ऑफ ड्रग, यानी आपके ड्रग के डोज को भी रिड्यूस करता है। और देखा गया ग्लिसोफल्विन डोज रिड्यूस टू द हाफ, यानी आप अपने पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करके आपने देखा इस तरह से रिड्यूस किया, आपने डिसोल्यूशन भी इंप्रूव कर दिया और साथ में देखिए कि आप डोज को भी क्या कर दिए, हाफ कर दिए। क्योंकि डिसोल्यूशन इंप्रूव होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जब एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा तो जो बायो अवेलेबिलिटी कहा जाता है वो बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। और जब बायो अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई तो इस कंडीशन में डोज भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो माइक्रोनाइजेशन का देखिए फायदा क्या हुआ कि पुअरली वाटर सॉल्युबल अगर आपने लिया तो आपका डिसोल्यूशन इंप्रूव हुआ, और उसी कंडीशन में देखा गया तो इसका डोज भी आपने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। अब एक कंडीशन जनरेट होती है अगर हाइड्रोफोबिक ड्रग आपके पास है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, माइक्रोनाइजेशन रिजल्ट डिक्रीज इन डिसोल्यूशन। अगर हाइड्रोफोबिक ड्रग अगर आपके पास है तो उस कंडीशन में इसका डिसोल्यूशन डिक्रीज होता है। उसका रीजन यहां पे लिखा गया है, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इम्पार्ट्स चार्ज टू सरफेस एरिया। अगर आप पार्टिकल साइज रिड्यूस करते हैं तो जनरली सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, डिसोल्यूशन इंक्रीज होता है। लेकिन अगर बहुत एक्सट्रीम रिडक्शन कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप तोड़ देते हैं, तो इन पे चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये जो चार्ज है ये वेटिंग को प्रिवेंट करते हैं, यानी वेटिंग नहीं होगी। वेटिंग का मतलब होता है भीगना। अब जब आपका पार्टिकल्स भीगेगा नहीं तो आपका पार्टिकल सॉल्युबलाइज नहीं होगा। दूसरा कंडीशन कहा गया, हाइड्रोफोबिक सरफेस एरिया ड्रग एब्जॉर्ब एयर, यानी जो है हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स होते हैं इनके सरफेस पे एयर होता है, इस तरह से एयर होगा।
अब आप इसका पार्टिकल साइज करोगे इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो इसके भी चारों तरफ एयर, इसके भी चारों तरफ एयर, इसके भी चारों तरफ एयर, तो एब्जॉर्ब एयर ऑन टू देयर सरफेस दस लीडिंग टू इनहिबिशन ऑफ द वेटेबिलिटी। तो ये जो एयर है, जब पार्टिकल साइज आपने रिड्यूस किया तो एयर का इंट्रैपमेंट ज्यादा होगा, जब एयर ज्यादा इंट्रैपमेंट होगा तो आपके वेटेबिलिटी यानी जो पार्टिकल्स को डिसॉल्व होना, भीगना है, उसको इनहिबिट करेगा। ड्रग पार्टिकल्स रीएग्रीगेट एंड फॉर्म लार्ज साइज पार्टिकल बिकॉज ऑफ दे आर हाई सरफेस फ्री एनर्जी। तो एक चीज और कहा गया कि अगर आप पार्टिकल साइज है छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप इसको तोड़ देते हैं तो फिर ये एग्रीगेट हो जाते हैं, और एग्रीगेट होने के बाद इस तरह से छोटे छोटे ये लार्ज पार्टिकल बना लेंगे। लार्ज पार्टिकल इससे बना लिए कि इनका जो सरफेस फ्री एनर्जी है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो अभी देखा आपने हाइड्रोफोबिक के कंडीशन में जरा सा रिवर्स आपको मिला कि आप पार्टिकल साइज रिड्यूस कर रहे हैं, तो पार्टिकल साइज रिड्यूस करने पे भी आपका जो ड्रग का डिसोल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी है, वो इंप्रूव नहीं हो रही है। Absolute surface area of lipophilic drug can be changed to effective surface area. Absolute surface of lipophilic यानी जो लिपोफिलिक है, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिक कह रहे थे, इसका हम लोग एब्सोल्यूट सरफेस एरिया इफेक्टिव सरफेस एरिया में चेंज कर सकते हैं। यानी जो वेटेबिलिटी नहीं थी वो वेटेबल बनाया जा सकता है। और वो वेटेबल कैसे बना सकते हैं? पहला हम लोग सर्फेक्टेंट यूज कर लें। सर्फेक्टेंट यूज करने से डिक्रीज होगा इंटरफेशियल टेंशन, और जब इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीज होगा तो वो चीज आसानी से क्या होगी, सॉल्युबलाइज हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने इमल्शन पढ़ा था, ऑयल एंड वाटर आप लोग देखते हैं तो ऑयल एंड वाटर आपस में मिसिबल नहीं है, तो आप लोग यूज करते हैं सर्फेक्टेंट, जिसको आप कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, और ये इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल को वाटर में डिस्पर्स कर देता है। तो ये कंडीशन हम लोग ड्रग के साथ भी यूज कर सकते हैं कि हम लोग सर्फेक्टेंट यूज कर लें, और लिपोफिलिक या जो हाइड्रोफोबिक ड्रग है या लिपोफिलिक जो ड्रग है उसको हम लोग सर्फेक्टेंट यूज करके उसका इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीज करके उसकी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिखाया गया ट्विन 80 इनहांस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ फेनेसिटीन, यानी फेनेसिटीन ड्रग की ट्विन 80 यूज करके हम लोग बायो अवेलेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। यूज हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट बिकॉज दे मेक हाइड्रोफिलिक कोटिंग ओवर द लिपोफिलिक सब्सटेंस, यानी हम लोग हाइड्रोफोबिक ड्रग की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट। हाइड्रोफिलिक जो वाटर में सॉल्युबलाइज हो जाए, ऐसे डाइल्यूएंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोफोबिक ड्रग की भी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, जो हाइड्रोफोबिक कोटिंग करेगा ओवर लिपोफिलिक सब्सटेंस। यानी अब ये आपने कहा पीबीपी, पीईजी एंड डेक्सट्रोज हम लोग यूज करेंगे, तो अगर ये पार्टिकल है आपका हाइड्रोफोबिक है, इसके चारों तरफ आपने हाइड्रोफिलिक, ठीक, हाइड्रोफिलिक की कोटिंग कर दी। अब जब आपने हाइड्रोफिलिक की कोटिंग की तो जैसे आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये जो इसके ऊपर कोटिंग है हाइड्रोफिलिक की, वाटर तो उसको ट्रेस करेगा, इसके अंदर तो ट्रेस नहीं करेगा। इसी को मास्किंग सिस्टम भी कहते हैं कि आपने क्या किया, जब आप ये ड्रग पार्टिकल साइज के चारों तरफ आप जब कोटिंग करते हैं, यही मैकेनिज्म आपका इमल्शन में भी काम आता है कि आप ऑयल के ऊपर क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट की एक लेयर बना देते हैं। अब वाटर क्या है, ऑयल को नहीं ट्रेस कर पाता है, किसको ट्रेस करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट को, और वो उसको अपने अंदर डिस्पर्स कर लेता है। ड्रग के साथ भी अगर हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट के साथ आपने कोटिंग की और जब आप इसको वाटर्स में इस तरह से मिक्स करेंगे तो वो अंदर की कोटिंग मटेरियल को तो पहचान नहीं पाएगा, उसको कौन सा कांटेक्ट किसके साथ होगा, हाइड्रोफिलिक के साथ, और उसको मिसिबल कर देगा। तो ये हम लोग आप हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट और सर्फेक्टेंट यूज करके लिपोफिलिक या जो अभी इसके पहले हाइड्रोफोबिक ड्रग था उसका हम लोग सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन इंक्रीज कर सकते हैं। माइक्रोनाइजेशन इज नॉट सुटेबल फॉर, तो देखो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक ड्रग का हम लोग माइक्रोनाइजेशन किए तो हाइड्रोफिलिक ड्रग का तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुआ, हाइड्रोफोबिक का इंक्रीज नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोगों ने सर्फेक्टेंट यूज किया और हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट यूज किया। अब माइक्रोनाइजेशन किसका नहीं करेंगे, तो दो कंडीशन दिया गया है, ड्रग्स अनस्टेबल इन जीआई फ्लूइड, ऐसे ड्रग जो जीआई फ्लूइड में अनस्टेबल होंगे उनका पार्टिकल साइज और रिड्यूस करेंगे तो इफेक्टिव सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो और इनके डिस्ट्रक्शन का चांसेस और बढ़ जाएगा, जैसे पेनिसिलिन जी और इरेथ्रोमाइसिन। इसी तरह से प्रोड्यूस अनडिजायरेबल डिफेक्ट, जो ड्रग आपके जीआईटी सिस्टम में यहाँ पे जीआई सिस्टम होना चाहिए, प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट इन जीआई सिस्टम, यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ही अनडिजायरेबल इफेक्ट दें, ऐसे ड्रग का अगर आप पार्टिकल साइज रिड्यूस कर दोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अनडिजायरेबल इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, जैसे गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज होता है नाइट्रोफिरेनेशन के थ्रू, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन बाय द नाइट्रोफिरेंटवाइन,
तो ये जो ड्रग है नाइट्रोफ्यूरेंट्राइन, ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करेगा और इसका आप पार्टिकल साइज रिड्यूस करेंगे तो गैस्ट्रिक इरिटेशन और भी बढ़ जाएगा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखें, पॉलीमॉर्फिज्म और एमॉर्फिज्म की बात करेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाए, सॉलिड सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट आइदर इन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस फॉर्म। तो आपके जो सॉलिड है या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखेंगे तो एमॉर्फस फॉर्म में दिखेंगे। व्हेन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। कोई भी सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखता है तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फ, और इस प्रोसेस या फिनोमिना को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये आपका व्हेन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फ, एंड इस फिनोमिना यानी प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फ क्या होते हैं, एग्जिबिट्स करते हैं सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर। पॉलीमॉर्फ का अगर आप देखेंगे तो केमिकल स्ट्रक्चर सेम होता है बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे हार्डनेस अलग होगी, डेंसिटी अलग होगी, सॉलिबिलिटी अलग होगी और कंप्रेशन प्रॉपर्टी भी अलग होगी। यानी एक ही केमिकल स्ट्रक्चर है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप पढ़ते हैं, जैसे डी ग्लूकोज कहते हैं और एल ग्लूकोज कहते हैं, तो ये भी एक तरह का आपका एग्जाम्पल है। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज आप जो कहते हैं, तो डी का केमिकल स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, लेकिन डेक्स्ट्रो ग्लूकोज और लीवो ग्लूकोज ऑप्टिकल रोटेशन एक राइट साइड करता और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो गई। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ भी कहा गया कि केमिकल स्ट्रक्चर तो सेम होगा लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी अलग होगी। अब देखा जाए कि ये नहीं होना चाहिए था, ये में भी दो तरह के होते हैं आपके, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन को हम लोग एमॉर्फस कहते हैं। तो देखा जाए क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब होता है ड्रग इंडिकेट दैट इट इज हैज इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन का मतलब है कि इनका इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म उनको कहते हैं जिनकी ज्योमेट्री डिफाइन होती है, ज्योमेट्री जिसकी डिफाइन की जाती है, यानी इनका शेप डिफाइन हो, जिसका शेप डिफाइन हो उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म। जैसे क्यूब है आपका, तो क्यूब का स्ट्रक्चर डिफाइन है तो इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, और जिसका स्ट्रक्चर डिफाइन ही ना हो उसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फस। तो एमॉर्फस को कहा गया दैट इज हैविंग नो इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, तो एमॉर्फस और क्रिस्टल का समझ गया, जिसका कोई डिफाइन स्ट्रक्चर हो उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन, और जिसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर ना हो उसको हम लोग कहते हैं एमॉर्फस। अब देखा जाए एमॉर्फस ड्रग्स शो मोर एक्वस सॉल्युबिलिटी इन कंपैरिजन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म से ज्यादा सॉल्युबल होता है एमॉर्फस फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं इनका स्ट्रक्चर डिफाइन है, जैसे मान लीजिए क्यूब से फॉर्म में है, लेकिन एमॉर्फस का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब स्ट्रक्चर नहीं है कोई, तो जो स्ट्रक्चर जिसका डिफाइन है उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए, ज्यादा चाहिए। उस कंडीशन में क्रिस्टलाइन की सॉल्युबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू द एमॉर्फस, एंड दिस इज ड्यू टू एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट उसको क्लैरिफाई किया गया, दिस इज ड्यू टू एनर्जी needed to do disruption of the molecular lattice is higher for a crystalline form than the amorphous solid। तो ये जो बात कहा गया यहाँ पे, ये कहा गया कि अगर आपने कहा कि ये आपका कोई मॉलिक्यूल है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइन है, इसके जो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन डिफाइन है, अब इसको ब्रेक करना है, तभी तो अब जब इसको ब्रेक करना है, लैटिस को तोड़ना है, तो इसको हायर एनर्जी चाहिए। लेकिन जो एमॉर्फस है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है उसको हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं, और ये जब आसानी से तोड़ेंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी इजी होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ नोवोबायोसिन, एक ड्रग है नोवोबायोसिन, इज 10 टाइम मोर सॉल्युबल देन क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो जो नोवोबायोसिन है ये एमॉर्फस फॉर्म और क्रिस्टलाइन फॉर्म दोनों में पाया जाता है, लेकिन देखा गया कि एमॉर्फस फॉर्म 10 गुना ज्यादा सॉल्युबल है क्रिस्टलाइन फॉर्म के तुलना में। तो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एसिलोफिनैक इज मोर सॉल्युबल देन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है एसिलोफिनैक, एसिक्लोफिनैक या एसिलोफिनैक जो आप कहते हैं एसिक्लोफिनैक, ये जो ड्रग है जो आपके एनाल्जेसिक है, हम लोग यूज करते हैं एनाल्जेसिक में, तो इसका देखा गया कि ये भी एमॉर्फस फॉर्म ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू द क्रिस्टलाइन। तो इसीलिए देखिए डिसोल्यूशन का एक क्राइटेरिया बनाया गया कि पहले एमॉर्फस, फिर मेटास्टेबल और स्टेबल। अभी इसकी भी बात करेंगे मेटास्टेबल। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी एमॉर्फस की होती है, फिर मेटास्टेबल की होती है, फिर स्टेबल की होती है।
अब देखिए दो तरह के पॉलीमॉर्फ होते हैं, एनेंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ और मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। दो तरह के पॉलीमॉर्फ होते हैं। एनेंसियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ को कहा गया इट इज द फॉर्म विच रिवर्सिबल चेंज इनटू अनदर फॉर्म ड्यू टू चेंजिंग द कंडीशन लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पे कहा गया कि जो पॉलीमॉर्फ होते हैं कि अगर आपने ए और बी दो पॉलीमॉर्फ हुए हैं तो हम इसको ए से बी और बी से ए से डी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और डी से ए में भी कह सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल चेंज होता है इसमें, ठीक। जैसे सल्फर है, कार्बामाजिपिन है, एसिटाजोनालामाइड है, इसमें रिवर्सिबल चेंज होगा, हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ का देखा जाए द चेंज बिटवीन टू फॉर्म इज इरिवर्सिबल, यानी अगर आपने ए से डी में चले गए फिर आप डी से ए में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ, जैसे ग्लिसराइल स्टरेट है, मेटाजुलोन। क्लियर है। तो एनेंसियोट्रॉपिक को हम लोग रिवर्सिबल चेंज होगा ए टू, जैसे हमने ये किया, ये ए से बी में हुआ और बी से ए, तो इसको हम लोग कहेंगे एनेंसियोट्रॉपिक। और अगर आपने ए से बी में कन्वर्ट किया और बी से ए में नहीं आ रहा तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोट्रॉपिक। एक चीज और यहाँ पे देखिए दिया गया है, थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है एनेंसियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक में दिया गया है कि यहाँ पे लिखा गया है रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन होता है एनेंसियोट्रॉपिक में, और यहाँ पे इरिवर्सिबल जो मैंने बताया। अब यहाँ मेटा स्टेबल से स्टेबल में कन्वर्ट हो रहे हैं और स्टेबल से मेटा स्टेबल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है, मेटा स्टेबल से स्टेबल में और स्टेबल से मेटा स्टेबल में। यहाँ पे मेटा स्टेबल से सिर्फ स्टेबल में जा रहे हैं। ट्रांजिशन इज एंडोथर्मिक होता है और इसका ट्रांजिशन एक्सोथर्मिक होता है। तो ये डिफरेंस था माइनर एक, कि क्या डिफरेंस है आपके एनेंसियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक में। अब देखें स्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर आप देखें तो पॉलीमॉर्फ दो सिस्टम में है आपके, स्टेबल पॉलीमॉर्फ और मेटास्टेबल, जो भी स्टार्टिंग में दिखा गया था। तो स्टेबल पॉलीमॉर्फ और मेटास्टेबल में क्या डिफरेंस है कि जो पॉलीमॉर्फ का स्टेबल फॉर्म है उसकी एनर्जी लो होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और एक्वस सॉल्युबिलिटी कम होती है। अब यहाँ पे एक्वस सॉल्युबिलिटी कम है तो हमारे लिए स्टेबल पॉलीमॉर्फ सुटेबल नहीं है। मेटास्टेबल में देखा जाए हाई एनर्जी स्टेट है, हायर एक्वस सॉल्युबिलिटी, ये पॉइंट यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको याद होना चाहिए कि हायर एक्वस सॉल्युबिलिटी होती है। एक्वस सॉल्युबिलिटी ज्यादा है इसलिए हमारे लिए सुटेबल है, हेंस हायर बायो अवेलेबिलिटी, यानी बायो अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी। मेटास्टेबल फॉर्म्स हैव थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी टू कन्वर्ट द स्टेबल फॉर्म। तो मेटास्टेबल फॉर्म हैव थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी टू कन्वर्ट स्टेबल फॉर्म, यानी हम लोग मेटास्टेबल से स्टेबल की तरफ जा सकते हैं, हम लोग मेटास्टेबल से स्टेबल में भी जा सकते हैं। तो देखा गया मेटास्टेबल फॉर्म रिमेन स्टेबल फॉर द ईयर इफ इट इज केप्ट ड्राई। तो मेटास्टेबल फॉर्म को भी हम लोग स्टेबल फॉर्म में रख सकते हैं जब इसको ड्राई कंडीशन में रखा जाए। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए, कोट किए गए। क्लोरामफेनिकल पामीटेट हैज 3 पॉलीमॉर्फ, इसमें 3 पॉलीमॉर्फ होते हैं ए बी सी। बी के बारे में कहा गया फॉर्म सो बेस्ट बायो अवेलेबिलिटी, यानी इसका डिसोल्यूशन फास्टर है। ए को कहा गया ए फॉर्म इज अ वर्चुअली इनएक्टिव बायोलॉजिकली, ठीक है। तो ये देखिए 3 फॉर्म आपके हैं ए बी सी। बी सबसे बेस्ट है, इसकी बायोलेबिलिटी ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ए को कहा गया वर्चुअली इनएक्टिव है, ये किसी काम का नहीं है, मतलब हमारे लिए थेरेप्यूटिकली इनएक्टिव है, इसलिए ए को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो क्लोरामफेनिकल पामीटेट का जो बी पॉलीमॉर्फ है वो ज्यादा सुटेबल है, यूज करेंगे। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म थर्ड ऑफ राइबोफ्लेविन एक ड्रग है, इज 20 टाइम मोर वाटर सॉल्युबल देन फॉर्म। तो ये आपको एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए कि एग्जामिनेशन जीपैट एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म राइबोफ्लेविन का थर्ड, ये 20 टाइम ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू द फॉर्म। सेकेंड कहा गया ड्यू टू एजिंग ऑफ डोज, एजिंग मतलब समय बीतता जाए, फॉर्म कंटेनिंग मेटास्टेबल फॉर्म ऑफ ड्रग रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ लेस सॉल्युबल स्टेबल पॉलीमॉर्फ। तो एक चीज ये कहा गया एजिंग, यानी बहुत लंबे समय तक अगर आप अपने ड्रग को स्टोर करते हैं बहुत लंबे समय तक तो मेटास्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और जब स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मोर सॉल्युबल क्रिस्टलाइन फॉर्म थर्ड ऑफ कार्टिसोन एसीटेट। कार्टिसोन एसीटेट देखा गया कन्वर्ट लेस सॉल्युबल फॉर्म 5 इन एन एक्वस सस्पेंशन रिजल्टिंग केकिंग ऑफ सॉलिड। तो इन्होंने देखा गया कि एक कार्टिसोन एसीटेट जो ड्रग है
ये फॉर्म थर्ड यूज किया गया। अब फॉर्म थर्ड यूज किया गया तो मोर सॉल्युबल था, ठीक, लेकिन देखा गया कि ये कन्वर्ट हो जा रहा थर्ड से किस में, फिफ्थ में, ठीक, और वो भी किसके, एजिंग की वजह से। और वो एजिंग किसकी वजह, एजिंग में का जो मेन कारण है वो केकिंग ऑफ सॉलिड। तो आप लोगों ने सस्पेंशन में पढ़ा होगा केकिंग ऑफ सॉलिड, जिसको ओस्टोवाल्ड राइपनिंग कहा जाता है। सस्पेंशन का एक प्रॉब्लम है केकिंग ऑफ सॉलिड, यानी जो सॉलिड आपके सस्पेंशन में इस तरह से अलग अलग होते हैं पूरे सिस्टम में, ये क्या होते हैं, इस तरह से कलेक्ट होके लार्जर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसी को कहते हैं केकिंग ऑफ सॉलिड। ये जो केकिंग ऑफ सॉलिड हो रहा है, सॉलिड आपस में कलेक्ट हो जा रहा है, इससे कार्टिकोसोन एसीटेट थर्ड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये फिफ्थ में। फिफ्थ में कन्वर्ट होने से क्या हो रहा है कि लेस सॉल्युबल हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम आती है कि एजिंग, अगर आप लंबे समय तक इस ड्रग को स्टोर करते हैं तो मेटास्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट होके और उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देता है। तो ये वेरियस फैक्टर्स थे आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करने के लिए। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा बहुत सारे फैक्टर्स थे, जिसमें फिजिको-केमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स, 3 फैक्टर्स थे जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। आज हम लोगों ने बात किया सरफेस एरिया एंड पार्टिकल साइज। तो याद होना चाहिए कि पार्टिकल जो साइज है वो हम लोग अगर डिक्रीज, जो पार्टिकल साइज अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं यानी रिड्यूस करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, तो सरफेस एरिया, ये अब आपको लर्न हो जाना चाहिए कि सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी हो या डीजो हो या फिर एबीएस हो, तीनों प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है। और ये आपने देखा हाइड्रोफिलिक के लिए ज्यादा सुटेबल था। अगर हाइड्रोफोबिक है आपके पास तो साइज रिडक्शन से आपकी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव नहीं हो रही थी, और इसकी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आपने सर्फेक्टेंट यूज किया था और हाइड्रोफिलिक डाइल्यूएंट यूज किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा कि कोई भी सब्सटेंस अगर मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको पॉलीमॉर्फ कहते हैं, और उस प्रोसेस को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो भी सब्सटेंस है वो दो तरह एनिसोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक में थे। और उसके बाद आपने देखा कि मेटास्टेबल और स्टेबल की बात की गई, तो मेटास्टेबल की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्टेबल पॉलीमॉर्फ। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द पार्टिकल साइज एंड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे डिसोल्यूशन के, कि कैसे डिसोल्यूशन अफेक्टेड होता है, उसके बारे में डिटेल हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।